दोस्तों एवरेडी एक ऐसा नाम जो 90s के दौर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि 90s के दौर में लोग एवरेडी की बैटरी और एवरेडी के सेल इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी उस ज़माने में बन चुकी थी। लेकिन फिर ऐसी क्या गलतियाँ हुई जो कंपनी धीरे धीरे डूबती चली गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे लोगों को अंधेरे से बचाने वाली कंपनी पूरी तरह से अंधेरे में जाती जा रही है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। दोस्तों एवरेडी का इतिहास लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों इसकी शुरुआत साल 1905 में मिसौरी से हुई थी और ये शुरुआत में ड्राई सेल बनाकर मार्केट में बेचा करते थे। लेकिन ये सीमित मात्रा में ही बना पाते थे, क्योंकि उस टाइम पर ड्राई बैटरी का जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और ये उसकी पूर्ति सही से कर नहीं पा रहे थे। डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, सप्लाई उतनी मिल नहीं रही थी। और फिर कंपनी ने सोचा कि अपने जो ये ड्राई प्रोडक्ट हैं इनको दूसरे देशों में भी बेचा जाए और अपने इस कारोबार को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। इसीलिए इन्होंने अमेरिकन कंपनी नेशनल कार्बन कंपनी के साथ टाई अप किया और उसके साथ मिलकर फिर ये अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में भी भेजने लगे। एक तरफ जहां नेशनल कार्बन कंपनी इनके प्रोडक्ट को लेकर अमेरिका की मार्केट में बेच रही थी, और धीरे धीरे इस तरह से कंपनी का जो कारोबार था वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा फैलता जा रहा था। 1905 में इस कंपनी का प्रोडक्ट बनाने के बाद केवल 2 साल के अंदर ही 1907 में इन्होंने अपना एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। वो था AA बैटरी। AA बैटरी बेसिक एक छोटी बैटरी होती है जो रिमोट और घड़ियों में लगाई जाती है। तो उस टाइम पर वो कॉन्सेप्ट पूरा मार्केट में नया था, इसलिए लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। इनकी जो AA बैटरीज की मार्केट थी वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होने लगी और धीरे धीरे इनके जो प्रोडक्ट थे वो पूरी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। इसलिए जो नेशनल कार्बन कंपनी थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को ही खरीद कर फिर इसके कारोबार को हम करें और फिर पूरे अमेरिकन मार्केट पर डोमिनेट करें। इसीलिए नेशनल कार्बन कंपनी ने एवरेडी कंपनी को खरीदकर पूरी तरह से एक अमेरिकी कंपनी बना दिया और फिर ये उसका पूरा कंट्रोल लेकर अमेरिका सहित और भी दूसरे देशों में अपने जो ड्राई सेल थे उनको बेचने लगे और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट भी करने लगे थे। एवरेडी का जो ड्राई बैटरीज का काम था वो अच्छा खासा चल भी रहा था, और कहते हैं ना जब आपका काम अच्छा खासा चल रहा है तो और भी जो मार्केट में कंपटीटर हैं उनकी नज़र भी बिजनेस पर पड़ जाती है। और इसीलिए 1914 में तो ये नेशनल कार्बाइड कंपनी ने खरीदा था, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही इसको एक और अमेरिकी कंपनी नेशनल कार्बाइड कंपनी ने इसको खरीद लिया और इसका संचालन वो करने लगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह नया था, इसका कारोबार फ्यूचर में काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो इसीलिए इन्होंने इस कंपनी को खरीद कर और फिर उसके बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एवरेडी कंपनी को चलाने लगे और अमेरिका के साथ साथ ही दुनिया के बाकी देशों में भी इसको एक्सपोर्ट करने लगे और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगे। लेकिन फिर आता है साल 1934 वो ऐसा दौर था जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय में यूनियन कार्बाइड इंडिया की भी स्थापना की गई। बेसिकली यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसने अपनी ही एक जो यूनिट थी वो इंडिया में लगाई, ताकि वो इंडिया में रहकर सारा कारोबार कर सकें और अपने जो बिजनेस को और भी आगे तक फैला सकें। लेकिन 1934 में जब यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की इंडिया में स्थापना हो चुकी थी, तब तक ये मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं करते थे। ये अमेरिका से प्रोडक्ट को मंगाकर और फिर इंडिया की मार्केट में बेचा करते थे, क्योंकि इंडिया की मार्केट उस समय पे ऐसी थी जहाँ पर भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उतना डेवलप नहीं हुआ था। लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा कट हुआ करते थे। इसलिए लोग इनकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि एकदम से पोर्टेबल बैटरी थी, कहीं भी लगाओ और एकदम से उजाला हो जाया करता था। इसलिए लोग काफ़ी इनको पसंद भी कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि भारतीय मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है। इसीलिए इन्होंने साल 1939 में कोलकाता में ही अपना खुद का एक प्रोडक्शन प्लांट चालू किया और फिर जो ड्राई सेल थे उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर कर भारतीय मार्केट में उसको बेचने लगे। जिससे हुआ ये कि जो वो US से आ रहे थे वो काफ़ी कॉस्ट उनकी ज़्यादा हो रही थी, कॉस्ट भी कम होने लगी, और जो सेल एक हाई कॉस्ट में पड़ रहा था अब वो यहाँ पर बनने के बाद उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होने लगी थी। इसलिए भी वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे और उनका जो मार्केट थी वो एकदम से बूस्ट भी करने लगी थी। और 1952 तक आते आते कंपनी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उनका जो कोलकाता में एक प्लांट था उसका जो सप्लाई चेन था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और केवल एक प्लांट उतनी पूर्ति कर नहीं पा रहा था। इसीलिए फिर साल 1952 में चेन्नई में इन्होंने एक और अपना प्लांट शुरू किया, जहाँ पर ये ड्राई सेल को बनाकर फिर उनको भारतीय मार्केट में बेचने लगे। और कंपनी का जो कारोबार था वो काफ़ी तेजी से फैल रहा था। इसलिए साल 1955 के आने तक यूनियन कार्बाइड इंडिया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बन चुकी थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बनने के बाद इन्होंने ड्राई सेल तो ये बना ही रहे थे, उसके बाद टॉर्च बनाना भी शुरू किया, जिंक धातु का निर्माण भी ये करने लगे। धीरे धीरे इस तरह से अपने जो बिजनेस को और भी ज़्यादा फिर इन्होंने फैलाना शुरू भी कर दिया था। साल 1980 तक कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चर प्लांट हो चुके थे, जिनमें ये अलग अलग तरह की चीज़ें बनाया करते थे, जिनमें कार्बन प्रोडक्ट, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स,
पेस्टिसाइड, वेल्डिंग मटेरियल्स, इस तरह की चीज़ों का निर्माण करने लगे थे, जिससे इन्होंने लगभग 9000 लोगों को रोजगार भी दिया। कंपनी की जो ग्रोथ है वो एकदम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन साल 1984 भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि साल 1984 में कंपनी का जो भोपाल वाला प्लांट था उसमें एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया। इस गैस का नाम था मीथेल आइसोसाइनेट। ये ऐसी बहुत खतरनाक गैस थी जिसको इनहेल करने से लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसलिए उस गैस के चपेट में आने से लगभग 15,000 लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत हो ही चुकी थी, बल्कि जिन्होंने इसको इनहेल कर लिया था, जो इसकी चपेट में आ गए थे, उनकी आज तक भी संतानें अपंग पैदा होती हैं, जो अपने आप में एक खतरनाक बात है। हालांकि बाद में इस नेशनल कार्बाइड कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और जो इसका मालिक था अमेरिकी नागरिक एंडरसन, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। हालांकि 2014 में उसकी मृत्यु हो गई और उसको आज तक कोई सजा तक नहीं हुई है। लेकिन जो इसके चपेट में आए थे लोग, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो इस तरह से नेशनल कार्बाइड कंपनी 1984 के बाद पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर साल 1994 में कोलकाता के एक बिजनेसमैन ब्रजमोहन खेतान ने कंपनी को खरीद लिया। ये जो पूरी यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, इसको इन्होंने लगभग 96 बिलियन डॉलर में खरीद लिया और इसका जो एवरेडी कंपनी जो शैलियाँ बनाया करती थी उसके निर्माण को फिर से इन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि इनको भी पता था कि 90 के दशक में वो दौर ऐसा था जहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। गांव जो देहाती इलाके थे उनमें लाइट पहुँची तक नहीं थी। तो इसीलिए इनको पता था कि ये जो बैटरी का काम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और इनको पता भी था क्योंकि बैटरी अच्छा खासा पहले बिक भी रही थी, अच्छा खासा उनका निर्माण हो भी रहा था, उनका जो कारोबार है अच्छा खासा चल भी रहा था। इसीलिए इन्होंने फिर से अपने जो एवरेडी ड्राई सेल थे उनको बनाकर उसकी मार्केट को दोबारा से कैप्चर करना शुरू किया। अब एवरेडी कंपनी का कारोबार खेतान के हाथों में आ चुका था और खेतान इस कंपनी को अच्छा खासा चला भी रहे थे। लेकिन साल 2000 के बाद फिर चीज़ें बदलना शुरू हुई। एक तरफ जहां पावर कट की समस्या से भी धीरे धीरे निजात मिलने लगा और जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी उनमें भी धीरे धीरे बिजली जाने लगी और बिजली की समस्या मतलब कि धीरे धीरे कम होने लगी। और बिजली की समस्या कम होने के साथ ही जो इनका ड्राई बैटरी का कारोबार था वो भी धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गया था। एक तरफ जहाँ दूसरी निप्पो, पैनासोनिक और भी काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी थी, उनसे इनको लगातार कंपटीशन मिल रहा था। तो इसलिए जो कंपनी का ड्राई बैटरीज का कारोबार था वो धीरे धीरे कम होने लगा था और कंपनी को घाटा आने लगा था। इसलिए फिर कंपनी ने सोचा क्यों ना अब और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में उतारे जाएं, क्योंकि बिजली आ चुकी है, लाइट की अच्छी खासी सुविधाएं हैं, तो क्यों ना बिजली के प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचे जाएं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण करने लगे। उसमें एलईडी लाइट बनाने लगे, पंखे बनाने लगे, मिक्सर बनाने लगे। इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे वो भी कंपनी ने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि ड्राई सेल का कारोबार तो धीरे धीरे कम हो ही रहा था। तो इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्यूचर वाला जो ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बनाना शुरू किया। लेकिन इन जो ये जिस सेगमेंट में ये उतरे थे उसमें पहले से ही बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां मौजूद थी। पंखे से लेकर एलईडी लाइट तक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही उस मार्केट में कैप्चर किए हुए हैं। तो इसलिए उस मार्केट में इनका जो काम था उतना अच्छा चल नहीं पाया। बड़ी बड़ी कंपनियां ने इनके प्रोडक्ट को कभी आने ही नहीं दिया और जो लोग थे उन्होंने भी कभी एवरेडी के उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं खरीदा। इसलिए कंपनी का जो धीरे धीरे डाउनफॉल आता चला गया। कंपनी नई नई चीज़ें बनाने के लिए लगातार कर्जा ले रही थी, इसीलिए कंपनी पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। ऊपर से इनके जो प्रोडक्ट थे वो भी नहीं बिक रहे थे। तो ओवरऑल कंपनी पर जो कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और कंपनी का लगातार घाटे में जाने के कारण ही खेतान ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना कंपनी को ही बेच दिया जाए। और कंपनी को बेचने के लिए इन्होंने ओपन ऑफर निकाला और इनकी उस कंपनी को खरीदने के लिए जो दिलचस्पी दिखाई वो डाबर इंडिया और वाडिया ग्रुप ने दिखाई। डाबर इंडिया और वाडिया ग्रुप अपने आप में दोनों जॉइंट कंपनी है। एक तरफ जहां डाबर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, तो दूसरी तरफ वाडिया ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे पहले कंपनी कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। और अगर आप डाबर और वाडिया ग्रुप इन दोनों के ही बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर फाइनली डाबर ने ही एवरेडी को खरीद लिया और डाबर के जो बर्मन परिवार था वे ही अब इसके मालिक बन चुके हैं। और इसीलिए अब जो एवरेडी है वो पूरी तरह से डाबर की एक कंपनी बन चुकी है। डाबर में आने के बाद फिर बर्मन जो ब्रदर्स थे उन्होंने कंपनी को देखा, पहचाना और ये देखा कि कंपनी कहाँ गलतियाँ कर रही है, किस वजह से कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कंपनी को ठीक ढंग से चलाया और कंपनी को धीरे धीरे घाटे से निकाल कर धीरे धीरे वो प्रॉफिट की तरफ ले जा रहे हैं। तो बात करें कंपनी के घाटे की, तो कंपनी ने साल 2023 में यानी कि अभी हाल ही में जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही की जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि कंपनी को लगभग जो घाटा है वो 14 करोड़ रुपए का हुआ है। ये घाटा अगर पिछली साल की तिमाही की बात करें तो जो लगभग 40 करोड़ रुपए था। तो इसलिए कंपनी का घाटा अब धीरे धीरे घटता जा रहा है और कंपनी धीरे धीरे कुछ ही सालों में वापस से प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन जाएगी।
तो दोस्तों आज की एवरेडी की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।